Hello everyone, I welcome you all to Manu Law Classes Current Affair Analysis. In this video, we will discuss September 16, The Hindu Delhi edition newspaper. So our first news is about trade deficit, as India's trade deficit, India's export, shrank by 6.86% in August 2023 for the seventh consecutive month compared to the previous year. So this data is coming and we need to understand the basics of the term trade deficit. What is a trade deficit? We will try to understand that. So trade deficit means when a country's import surpasses or it is more than its export in a particular financial year. So here this term is what we call trade deficit. The negative balance of trade or trade deficit is the same term. It is the another phase for the trade deficit. And the term trade deficit refers to the amount of international trade that takes place between the country throughout the world. For example, this is India, this is USA. यहाँ पे हम यूएसए से सामान ज्यादा ले रहे हैं बट उनको बेच कम पा रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे ट्रेड डेफिसिट. अलग अलग टाइप्स और अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हम सेल करते हैं, हम यहाँ पे ट्रांजैक्ट करते हैं, फॉरेन ट्रांजैक्शंस में जाते हैं और इसके हिसाब से हमारे करेंट अकाउंट होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं और कैपिटल अकाउंट होते हैं. और ये सब जब हम सम करते हैं, इन सबको जब मिलाया जाता है तब आपका ट्रेड डेफिसिट कैलकुलेट किया जाता है. When an international transaction account has a negative balance, it is said to be in a trade deficit. And these foreign accounts such as balance of payment track all monetization or monetary transaction between the residents and non-residents. So this is the basic term of economics, that is the trade deficit. Just remember that. Moving further toward our another news. So here we have news coming in from the GST Appellate Tribunal. Here the news is about the government notifies 31 benches of GST Appellate Tribunal. So we will try to discuss what is the GST Appellate Tribunal, as it is in news, so it can come in your examination. So GST Appellate Tribunal or GSTAT, it is simply called GSTAT. सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो आपका ये एक्ट आया था CGST एक्ट 2017, इसमें आपका सेक्शन 109 जो था, इट मैंडेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ GSTAT एंड इट्स बेंचेस. मतलब जो सेक्शन 109 इस पर्टिकुलर एक्ट का है, सेंट्रल GST एक्ट 2017, इसके थ्रू आपका GSTAT और उसके वेरियस बेंचेस के एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई है. GSTAT जो है वो एक आपका स्पेशलाइज्ड एपेलेट अथॉरिटी है जो आपके जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे विद रिगार्ड टू द GST लॉस, इन सबको देखेगा. तो जितने भी आपके एपेलेट कोई भी डिस्प्यूट विद रिगार्ड टू द GST लॉ अगर ये हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा जहां पे जाके अपील की जा सकती है, दैट विल बी GSTAT. नाउ हियर इफ वी टॉक अबाउट द कंपोजिशन, तो यहाँ पे GST ट्रिब्यूनल का आपका मेन ब्रांच या प्रिंसिपल ब्रांच जिसको कहते हैं, वो आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड होगा और इसके अलावा अलग अलग स्टेट में आपके अलग अलग ब्रांचेस खोले जाएंगे, अलग अलग बेंचेस खोले जाएंगे in every state as decided by each state, and it will be a subject to approval to the GST Council. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कुड ऑप्ट फॉर 1 बेंच और फॉर 2 to 3 स्टेट्स. फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में उतना एक तो इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होता एंड इट इज आल्सो वेरी मच cumbersome to have like a particular specialized tribunal for every state. So that's why for 2 to 3 states, northeastern states में आपके एक ही बेंच काम कर सकता है और कोई भी ऐसा जैसे फार फ्लंग एरिया हो, कोई रिमोट एरिया हो, तो उनके लिए भी एक ही ट्रिब्यूनल कैन एक्ट फॉर 2 to 3 states.
प्रिंसिपल बेंच और जो स्टेट बोर्ड्स होंगे दे विल हैव 2 टेक्निकल एंड 2 जुडिशियल मेंबर ईच. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर दैट. जो आपका प्रिंसिपल बेंच होगा या स्टेट बेंच होगा, स्टेट बोर्ड होगा, उसमें आपके 2 टेक्निकल और 2 जुडिशियल मेंबर्स होंगे और इनका जो रिप्रेजेंटेशन होगा एक सेंटर से होगा और एक स्टेट से होगा. तो यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा सेंटर एज वेल एज स्टेट को. एंड ऑल द 4 मेंबर वुड नॉट सिट फॉर हियरिंग ईच केस. इट डिपेंड्स ऑन द थ्रेशहोल्ड और द वैल्यूज ऑफ ड्यूज इन्वॉल्व. So this is about the GSTAT or GST Appellate Tribunal. Now moving back to our news, that is about an incident which we were talking about. यहाँ पे हमारे लिए ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है Prevention of Cruelty to Animal Act 1960. We will discuss little bit in detail about this particular news because last 2 days से this is a news, so we have to discuss about it. Prevention of Cruelty to Animal Act 1960. This particular legislation, intent of the act is to prevent the infliction of unnecessary suffering or pain to animals. कोई भी ऐसा एक्ट जिसके चलते अननेसेसरी पेन या सफरिंग हो एनिमल्स को, तो दैट विल बी कवर्ड अंडर द पीसीए एक्ट 1960. इसको बचाने का काम पीसीए एक्ट का है. इसके थ्रू आपकी एनिमल वेलफेयर बोर्ड का स्टैब्लिशमेंट हुआ था. एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1962 अंडर सेक्शन 4 of this particular PCA Act 1960. And here this act provide for the punishment for causing unnecessary cruelty or suffering to any animal. इस particular act में animals और different forms of animals को भी define किया गया है. साथ में यहाँ पे cruelty की बात की गई है, exceptions की बात की गई है. For example, आप usually आपने देखा होगा कि बलि चढ़ती है तो उसके थ्रू किलिंग की जाती है एनिमल्स की. इस केस में जो एनिमल्स के ऊपर क्रुएलिटी की जा रही है, तो इन सब के बारे में यहाँ पे प्रोविजन है एंड इट इज डिस्कसिंग ऑल दीज पर्टिकुलर सफरिंग्स एंड क्रुएलिटी व्हिच इज बीइंग डन ऑन द एनिमल्स. And along with that, it also provides the guideline relating to the experimentation on animal for scientific purpose. तो यहाँ पे क्रुएलिटी को प्रिवेंट भी करता है और साथ में for example whenever we are testing any vaccine or we are testing any drug, so first we perform the test on animal. Usually it is rats or guinea pigs, we used to do that. तो यहाँ पे कैसे परफॉर्म करना है, क्या उसकी गाइडलाइन होनी चाहिए, ये भी आपका इस एक्ट में मेंशन है. It also enshrines the provision relating to exhibition of performing animals and offences committed against the performing animals. This act provides for the limitation period of 3 months beyond which no prosecution shall lie for any offences under the act. तो यहाँ पे 3 महीने तक के अंदर में आपका सुनवाई हो जाना चाहिए जब से क्रुएलिटी परफॉर्म की गई है तब से लेके 3 महीने तक, और तभी जाके ये इस एक्ट में कवर हो पाएगा. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट. आई होप यू गॉट इट very clearly. Now moving further toward our next important article, that is coming in from the state section, and here we will first discuss the editorial. So here we have news about the word Bharat. हमें पता है रिसेंटली आपका इंडिया को भारत या G20 का जो समिट हुआ था उसमें भारत नाम लिखा हुआ था. तो यहाँ पे ये जो ऑथर हैं ये आपके इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि किस हद तक कॉन्स्टिट्यूशनल के किस लेवल तक आपका ये जो टर्म भारत कहना या भारत लिखना कितना सही है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, तो अकॉर्डिंग टू एज वी नो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन जो है it can be amended by the parliament and also it include the name of the country.
तो यहाँ पे अगर अमेंडमेंट हो रहा है आर्टिकल 368 के थ्रू, सो इट इज एक्सेप्टेबल। यहाँ पे पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है कि इंडिया का नाम अमेंड करके भारत कर दे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द होल सिनेरियो फ्रॉम द इशू ऑफ चेंज ऑफ द नेम ऑफ द कंट्री फ्रॉम प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू, तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो इनवाइट भेजा गया था राष्ट्रपति भवन में विद द नोमेनक्लेचर प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो ये टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं है ही नहीं। अगर हम आर्टिकल 52 की बात करें तो आर्टिकल 52 में ये साफ साफ लिखा है कि देयर विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट यू हैव टू अमेंड ऑल दीज थिंग्स, देन यू कैन इनवाइट और यू कैन गिव एन इनवाइट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ भारत। सो देयर इज नो सच ऑफिशियल नोमेनक्लेचर, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट जो है उनको हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से ही जानते हैं। अगर आप आर्टिकल 52 को अमेंड करेंगे देन इट कैन बी प्रेसिडेंट ऑफ भारत। नेक्स्ट इज आर्टिकल 1 की बात करें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है इंडिया दैट इज भारत। तो इससे हमें पता चलता है कि इंडिया दैट इज भारत में इंडिया का ट्रांसलेशन किया गया है भारत में। यहाँ पे ये वर्ड इंटरचेंजेबली यूज नहीं हो सकता, ना ही इसको इंडिपेंडेंटली, ये भारत टर्म जो है हम इसको इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे आपका एक ट्रांसलेशन हुआ है इंडिया दैट इज भारत अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1। तो यहाँ पे ऑफिशियल नेम जो है कंट्री का वो इंडिया ही है एंड भारत इज जस्ट अ ट्रांसलेशन। And the word Bharat, it is not in any article of the constitution except in the Hindi version. और यहाँ पे जो आपका पब्लिश हुआ था under article 394A. So here we cannot use this term Bharat interchangeably with India as said by the author. So if the intention of the constitution maker was to use the word Bharat interchangeably, तो उन्होंने हर एक पार्ट में ऑथेंटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो भी उन्होंने डिस्क्राइब किया है आर्टिकल 393 के तहत, वहां पे ये ऐसे नहीं लिखते कि इंडिया दैट इज भारत, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया और भारत लिखते। दैट इज का मतलब होता है कि यहाँ पे आपका एक वर्ड है उसको एक्सप्लेन करने के लिए या क्लैरिफाई करने के लिए कि इंडिया इसका मतलब भारत भी है, या इसको हम ऐसे भारत भी हिंदी ट्रांसलेशन में कह सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ है। सो इट मीन्स कि आपका जो आर्टिकल 1 है वो सिंपली आपका हिंदी ट्रांसलेशन कर रहा है भारत को। इट डजंट इंटरचेंजेबली मीन कि आपका इंडिया की जगह हम भारत यूज कर सकते हैं। नाउ इन अदर वर्ड्स द वर्ड भारत डज नॉट स्टैंड एज इंडिपेंडेंट वर्ड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी ट्रांसलेशन में यूज हुआ है। आर्टिकल 394A2 की बात करें तो जो ट्रांसलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, it shall be construed to have same meaning as that of the original thereof। तो इसीलिए हम ट्रांसलेशन को ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की जगह यूज नहीं कर सकते। सो एक्चुअली लीगल टर्म शुड बी इंडिया नॉट भारत। नाउ देयर इज अ कंफ्यूजन on the use of Bharat interchangeably with India, as official communication can create a great deal of confusion। ऑफिशियल नेम जो है इंडिया का दैट इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और यहाँ पे ये जो नेम है इट शुड बी यूज्ड इन ऑल द ऑफिशियल कम्युनिकेशन विच इज देयर टू सेंड द फॉरेन कंट्रीज एंड इंटरनेशनल बॉडीज। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ऑफिशियल इन्विटेशन जो राष्ट्रपति भवन से गया था G20 समिट के दौरान न्यू दिल्ली में, जब इंडिया प्रेसिडेंसी अपना कर रहा था, तो दैट वाज नेम्ड प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत आप नहीं कह सकते क्योंकि इंडिया का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ओके, अब यहाँ पे एग्रीमेंट ट्रीटीज जितनी भी साइन होती हैं दे आर साइंड इन द नेम ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड नॉट रिपब्लिक ऑफ भारत। और अगर हम भारत को इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं तो इसके चलते जितनी भी आपकी फॉरेन गवर्नमेंट है उनके अंदर एक कंफ्यूजन सेट हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट्स जो हैं जो आपके फॉरेन गवर्नमेंट के साथ है, इंटरनेशनल बॉडीज के साथ हैं, इसको इंडिया को इट हैज बीन शोड एज रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड इन सम अदर वेज एज रिपब्लिक ऑफ भारत। लेकिन एक कंट्री का एक ही ऑफिशियल नाम हो सकता है। इट कैन नॉट बी इंडिया एंड भारत, इट कैन इधर बी इंडिया और इट कैन इधर बी भारत। तो यहाँ पे फर्स्ट व्हाट यू नीड टू डू, फर्स्ट यू नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन
उसके बाद आप इंडिया की जगह भारत टर्म यूज कर सकते हैं। आर्टिकल 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट वॉज वर्डेड दैट इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत वर्ड जो है ये लेटर बहुत ज्यादा डिबेट हुआ था, स्ट्रॉन्ग प्रेशर था कुछ मेंबर्स का, उसके बाद हम भारत टर्म को यूज करने लगे। तो बहुत सारे ऐसे फॉर्मुलेशन हैं विच वाज सजेस्टेड बाय द मेंबर्स सच एज एच वी कामत, के टी शाह, सेठ गोविंद दास, शिबन लाल सक्सेना। तो इन सब ने बोला था, ये आपका आर्ग्यूमेंट दिया था, लेकिन फिर बी आर अम्बेडकर जी ने, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टर हैं, उन्होंने आपका भारत टर्म जो था उसको यूज किया एज अ कॉम्प्रोमाइज, और इन्होंने इंटरचेंजेबली कभी नहीं बोला था कि इट कैन बी यूज्ड, बट here he never said that Bharat can be interchangeably used, and that's why we cannot use the term India and Bharat interchangeably. It can be just a translation. Now, next is about there is a strange idea of colonial distancing. For example, there are a lot of people who said इंडिया जो है ये आपका इंग्लिश टर्म है, हमको भारत चाहिए। तो यहाँ पे ये जो आपका पॉलिटिकल पार्टीज हैं, they are just going like they are distancing themselves from the colonial mindset, and they are changing the names, they are changing the words, but along with that they should also think about the other people, because from the South India background, जो भी आपके South India के लोग होते हैं, उन लोगों को हिंदी, they don't recognize it as a language and they are more comfortable with English compared to Hindi. So we need to understand the sentiment of these people as well as जो आपको नॉर्थ ईस्ट के people हैं वो, they can't understand Hindi. तो इसीलिए इन सबके सेंटिमेंट का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जस्ट सिंपली colonial distancing should not mean that we should hurt all the people. So this was about this whole article. Now moving further toward our next important article. So here the news is about GM crop decision that cuts the mustard. First of all, we will try to understand what is genetically modified or what is the genetically modified organism or crops. This is a DNA. Suppose this is a DNA, and here this is a DNA of a cotton plant. यहाँ पे ये आपका DNA है, ये आपका एक बैक्टीरिया का डीएनए है, नेम्ड, जस्ट अ सेकेंड, वी नो डीएनए इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, तो ये आपका डीएनए है बैक्टीरिया का। नाउ इफ सपोज दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया नेम्ड Bacillus thuringiensis, इफ सपोज दिस इज द बैक्टीरिया और इसका ये जो आपका डीएनए का पार्ट है, because of presence of this particular gene in this particular DNA, it can be said ये जो जीन है इसके चलते आपका, या ये जो डीएनए का पार्ट है इसके चलते आपका बेसिकली एक ट्रेट आता है जिसके थ्रू जो अगर कोई पेस्टिसाइड्स है या कोई पेस्ट है अगर वो खा ले तो he can die immediately, that pest can die immediately. So this is beneficial क्योंकि मैक्सिमम जो आपके कॉटन प्लांट होते हैं they get destroyed ओनली बिकॉज ऑफ द पेस्ट अटैक, और पेस्ट अटैक के थ्रू बहुत ज्यादा डैमेज होता है। इसके अलावा XYZ ये वाला जीन है, इसमें आपका फीचर्स है, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर जीन और दिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक दिस बैक्टीरिया इज फ्लड रेजिस्टेंट, ड्रोट रेजिस्टेंट। सो इट इज बेनिफिशियल फॉर अस कि हम ये वाला XYZ जो जीन है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दें और ये वाला जीन जो है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दें सीक्वेंसिंग के साथ, जिसके चलते ये जो कॉटन प्लांट है ये पेस्ट से भी प्रोटेक्टेड रहेगा और साथ में ये फ्लड और ड्रोट से भी प्रोटेक्टेड रहेगा। तो दिस कैन बी अ बेनिफिशियल कंडीशन फॉर द फार्मर्स एज वेल एज फॉर द फूड सिक्योरिटी। लाइक दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फूड सिक्योरिटी, कॉटन को हम खाते नहीं है, कॉटन को हम पहनते हैं, तो अगर हम इसी चीज को इंट्रोड्यूस करें किसी खाने वाले प्लांट में, फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड, ब्रिंजल, ऐसे प्रोडक्ट्स में, तो इससे हमें क्या होगा, फूड सिक्योरिटी एंश्योर होगी। देयर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लेवर सेवर टोमेटो।
टोमेटो की शेल्फ लाइफ जो होती है, मतलब अगर आपने देखा होगा टोमेटो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो इस चीज का सोल्यूशन के तौर पे देयर वाज जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टोमेटो प्लांट, और इसमें इनका नाम दिया गया था जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लेवर सेवर टोमेटो, जिसके थ्रू इसका शेल्फ लाइफ जो था वो इंक्रीज हो गया था। मतलब ये कुछ टाइम बाद खराब होगी, बहुत जल्दी खराब नहीं होगी। तो इसके चलते एक फूड सिक्योरिटी मेंटेन रही। ऑन अ सिमिलर नोट हम ऐसा बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं उसमें कर सकते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कि हम एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया का या किसी और ऑर्गेनिज्म का जो जीन है उसको कट आउट करके दूसरे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में इम्प्लांट कर रहे हैं, जिससे हमें डिजायर्ड फीचर्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पेस्ट कंट्रोल, flood resistance, drought resistance, these are the features which we are getting when we are simply just modifying the particular crop plant. So this is an example of genetic modified organism. Now we will see the article. यहाँ पे आपका आर्टिकल में कहा गया है देयर इज एन अडॉप्शन ऑफ द साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट, फॉर एग्जांपल द जेनेटिक मॉडिफाइड या जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म, जिनको हम सिंपली कहते हैं जीएम क्रॉप्स, एंड दे कैन बी बेनिफिशियल, क्योंकि कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड से जो हमें फायदा नहीं मिल सकता वो हमें साइंस के थ्रू आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के थ्रू मिल सकता है। एंड इट कैन बी अ वेरी प्रॉमिसिंग कंडीशन फॉर द फूड सिक्योरिटी, क्योंकि अगर हमें अपनी यील्ड बढ़ानी है तो डेफिनेटली हमें फूड सिक्योरिटी बढ़ानी होगी, और फूड सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियर्ड जो क्रॉप है वो आपका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। नाउ अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट, यहाँ पे जीरो हंगर टारगेट अचीव करने की बात की गई है 2030 तक। यू हैव टू कमेंट इट आउट इन कमेंट बॉक्स दैट विच एसडीजी इज डीलिंग विद zero hunger. Now if we see that if we are improving the crop genetically, तो इसके थ्रू होता क्या है, एक तो फूड प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया फ्लेवर सेवर टोमेटो जो है, इसके थ्रू आपका शेल्फ लाइफ इंक्रीज होगा, तो आपका यहाँ पे रिलायंस होगा, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, और साथ में सुपीरियर क्रॉप क्वालिटी और हाइब्रिड भी हमें मिलेगा। फोर्टिफाइड फूड जो होते हैं उसमें भी हम एक पर्टिकुलर कंटेंट का, फॉर एग्जांपल आयरन फोर्टिफाइड फूड है तो उसमें भी हम कंटेंट का मात्रा बढ़ाते हैं। आयोडाइज्ड सॉल्ट सुना होगा आप लोगों ने नाम, तो ये सॉल्ट में आयोडीन की मात्रा बढ़ाई जाती है। नॉर्मल या नेचुरल सॉल्ट जो होता है उसमें आयोडीन प्रेजेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप लोग कभी कभार सुनते भी होंगे सेंधा नमक, या ये सारे जो नमक नेचुरली बनते हैं दे डोंट कंटेन आयोडीन अप टू अ गुड मार्क, लेकिन आयोडीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो यहाँ पे हम आर्टिफिशियली चीजों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दीज काइंड ऑफ एग्जाम्पल, यहाँ पे ये जेनेटिकली मॉडिफिकेशन का एग्जाम्पल नहीं है, ये आपका फोर्टिफिकेशन का एग्जाम्पल है, लेकिन इट इज हेल्पिंग अस ऑन अ सिमिलर ग्राउंड। हम समझ सकते हैं जो आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उनका ड्रॉट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, फ्लड रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो इसके चलते साथ में पेस्ट अटैक से भी ये बचे रहेंगे। तो इसके चलते आपका जो फूड प्रोडक्शन है वो आपका एनहेंस होगा, और साथ में हमें सुपीरियर क्वालिटी का फूड जो होगा वो मिलेगा, और साथ में एनहेंस्ड यील्ड होगी। So this is the main reason, and this was the main reason behind introducing GM crops. Now if we talk about ग्रीन रिवोल्यूशन जो आपका 1960s से 70s के टाइम पर आया था, उस टाइम पे आपका फूड प्रोडक्शन जो था 50 मिलियन टन से इंक्रीज होके 300 मिलियन टन इंक्रीज हुआ था। अब ऐसा क्यों हुआ था? बिकॉज वी इंट्रोड्यूस पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स। लेकिन अगर हम यहाँ पे न्यू बायोटेक्नोलॉजी या जीएम क्रॉप्स की बात करें तो इनके अंदर हम आर्टिफिशियली इतने ज्यादा इम्प्रूव्ड ट्रेट ला सकते हैं, जिसके चलते जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है या जो न्यूट्रिएंट डेंस फूड है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जीएम फूड इज वेरी प्रॉमिसिंग थिंग। सो वी नीड टू इंट्रोड्यूस मोर क्रॉप अंडर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। यहाँ पे जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन होता है क्रॉप का, उसमें आपका ट्रेडिशनल फार्मिंग में चेंज किया जाता है, जैसा मैंने अभी बताया आपको। इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और इसके चलते ग्लोबल फूड फीड फाइबर सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी। Now, according to a report by the International Service for Acquisition of Agri-Biotech Application, टोटल 72 कंट्रीज हैं जिन्होंने जीएम क्रॉप्स को
ह्यूमन फूड के तरह या एनिमल फूड के तरह इंश्योर किया है, और ये इनका कमर्शियल कल्टीवेशन कर रही है। वहीं अगर बात करें जीएम क्रॉप की डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, तो इनका रेशियो बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि राइट नाउ वी डोंट नो कि अगर हम ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड कंज्यूम करेंगे तो उसका एडवर्स इफेक्ट होगा या नहीं, या उसका क्या इफेक्ट होगा हमारी बॉडी पे। सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट एक्चुअली कंज्यूमिंग इट एज अ फूड। Now, GM crops, they have benefited more than 1.95 billion people in 5 countries, which include Argentina, Brazil, Canada, India and USA. लेकिन अभी भी इंडिया के अंदर खास करके सिर्फ एक ही क्रॉप जो है वो आपका बीटी कॉटन, इसी को जेनेटिकली मॉडिफाइड आपका एक्सेप्ट किया गया है। इसके अलावा कोई भी खाने वाला कोई भी पदार्थ यूज नहीं किया गया है। So BT cotton was the first GM crop to be commercialized more than 20 years ago, और ये आपका एक बहुत ग्रेट सक्सेस हुआ है। लेकिन इसके बाद हमने किसी भी लाइक फॉर एग्जांपल बीटी मस्टर्ड, बीटी ब्रिंजल, इन सबको हमने नहीं एक्सेप्ट किया है। There was also genetic modification in 4 crops which include maize, सोयाबीन, कॉटन एंड कैनोला, और इसके चलते जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे हमारी बात आती है पीटी मस्टर्ड की, बिकॉज वी नो वी हैव ऑयल डेफिसिट। इंडिया के अंदर ऑयल उतना प्रेजेंट नहीं है, वी डोंट हैव द प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, तो यहाँ पे हमारा मेजर डेफिसिट है एडिबल ऑयल का। 60% जो हमारी कंट्री की डिमांड है वो हम इंपोर्ट्स के थ्रू फुलफिल करते हैं। मस्टर्ड आपका एक एडिबल ऑयल है इंडिया के अंदर, और यहाँ पे इसका जो यील्ड है वो बहुत ही कम है। प्रोडक्टिविटी जो है इसको इंक्रीज करने के लिए वी नीड टू इंट्रोड्यूस द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और बीटी मस्टर्ड, जिसके थ्रू हम इसका प्रोडक्टिविटी या यील्ड इंक्रीज करेंगे। अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक्सटेंसिव रिसर्च का यूज करते हैं, तो यहाँ पे सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली साउथ कैंपस, इन्होंने जीएम मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11, ये नाम याद रखिएगा, DMH11 इज अ काइंड ऑफ जीएम मस्टर्ड हाइब्रिड, इसको इंट्रोड्यूस किया। तो उसके चलते आपका जो यील्ड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, और इसके चलते जो हमारी नेचुरल डिमांड है एडिबल ऑयल की, इंपोर्ट डिपेंडेंस हमारा कम हो जाएगा, एंड वी कैन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ जीएम मस्टर्ड, और इसके थ्रू यील्ड बढ़ेगा और हमारा जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगा। ऑन अक्टूबर 25, 2022, GEAC जो आपका NC लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जो आपके जीएम क्रॉप्स हैं उसकी सेफ्टी देख के अप्रूवल देती है कि वेदर इट कैन बी कंज्यूम्ड और वेदर इट कैन बी यूज्ड बाय ह्यूमंस। ये सारे अप्रूवल आपका GEAC देती है। तो इन्होंने कहा कि देयर कैन बी रिलीज ऑफ DMH11 एंड इट्स पेरेंटल लाइन फॉर कल्टीवेशन। तो इसके चलते आपका जो जेनेटिक इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर है ये भी आपका इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन फिर से देयर वाज अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट, देयर वाज अ लॉट ऑफ issues regarding the biosafety, so that's why this particular decision has not been taken, और यहाँ पे इसको कमर्शियल लेवल पे अभी तक प्रोड्यूस नहीं किया गया है। ओनली बीटी कॉटन इज द प्लांट जिसको अभी तक हमने कमर्शियल लेवल पे प्रोड्यूस किया है। मूविंग फर्दर टुवर्ड आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज coming in from the international platform and appointments. So here we have a news about Srinivasan K. Swamy. He has been elected as the chairman of Audit Bureau of Circulation for 2023 to 24. So Srinivasan K. Swamy, he is the executive chairman of R.K. Swamy Hansa Group. He has been elected as Audit Bureau of Circulation. He was currently serving as the chairman of Asia Federation of Advertising Association, और earlier ये आपके IAA में भी काम कर चुके हैं। Now he has been appointed as the chairman of the Audit Board of Circulation. This was in news. Now moving further toward our international news. So we have news coming in from the USCIRF to hold hearing on the religious freedom. So USCIRF is basically United States Commission for International Religious Freedom. It is basically an independent bipartisan
federal government entity which was created in the year of 1998 by International Religious Freedom Act. Okay, International Religious Freedom Acts के थ्रू 1998 में इस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया था। और ये काम क्या करती है, ये जितने भी आपके इट रिव्यूज द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ वायलेशन ऑफ द रिलीजियस फ्रीडम इंटरनेशनली, और ये पॉलिसी रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को और कांग्रेस को यूएस के, और साथ में ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करती है जिसके थ्रू आपका जो रिलीजियस फ्रीडम वायलेशन ग्लोबल लेवल पे हो रहा है उसको मॉनिटर किया जा सके। इसके साथ ये अपना एक रिपोर्ट भी पब्लिश करती है, USCIRF रिपोर्ट, और यहाँ पे जो भी आपका रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन हुआ है किसी भी कंट्री में, तो इसके ऊपर ये आपका रिपोर्ट पब्लिश करती है। और पहले इसने इंडिया को ब्लेम किया था दैट इट इज बेसिकली वायलेटिंग द रिलीजियस फ्रीडम। अपने एनुअल रिपोर्ट के साथ साथ ये मतलब एक कमेटी भी बनाती है और इसमें आपके 9 कमिश्नर्स होते हैं, दोज हु आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, और उसके बेसिस पे ये लोग काम करते हैं और रिपोर्ट स्टैब्लिश करते हैं। सो जस्ट रिमेंबर दैट दिस पर्टिकुलर बॉडी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1998 बाय द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट, और जितने भी आपके इंटरनेशनल लेवल पे जो रिलीजियस वायलेशन हो रहे हैं, रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन हो रहा है, उसके ऊपर ये काम करती है, रिकमेंड करती है और रिपोर्ट बनाती है। और अर्लियर इसने इंडिया को ब्लेम किया था फॉर just violating the religious freedom. So this is all for today. I hope you liked this lecture. I hope you got to know a lot of things. Thank you everyone. Thank you for attending this lecture.